गोल्ड 2026 में क्या 30% तक क्रैश हो सकता है। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सारे प्रश्नों का जवाब देने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखें। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए करना क्या सही होगा या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, और गोल्ड ऊपर या नीचे जाता क्यों है गोल्ड का प्राइस, फंडामेंटल्स जानेंगे। हार्ड अर्न मनी है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि गोल्ड ऊपर नीचे क्यों जाता है। और जो रीजंस बताऊंगा ना, उसको देखकर आप ये भी समझ जाएंगे कि फिलहाल गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सही होगा या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड रूट, ETF रूट, फिजिकल रूट, कैसे इन्वेस्टमेंट करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना भी है तो पूरे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 5%, 10%, 15%, 20%, इसे भी हम समझेंगे। 2026 में अगर गोल्ड का परफॉर्मेंस देखेंगे ना रिटर्न वाइज, तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा है। जैन में काफ़ी ऊपर भी गया था, $5,600 पर ऑन्स, ठीक है, लेकिन ये वहाँ से गिरा भी $4,400 पर ऑन्स, तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा। और अभी फ़िलहाल देखें गोल्ड का रेट US में तो अबाउट $4,700 पर ऑन्स रहा है। गोल्ड का अगर आप पिछले कुछ समय का रिटर्न देखेंगे ना $, टर्म्स में, तो लास्ट 5 डेज में अबाउट 7.5% के आसपास का रिटर्न, लास्ट 1 मंथ में -11% का रिटर्न गिरा है। 3 मंथ ऑफ कोर्स 8.5-8.6% के आसपास का रिटर्न। YTD मतलब 2026 में अभी तक का रिटर्न देखें तो 8% के आसपास का रिटर्न आया, लेकिन लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, 48% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। ये सब कुछ मैंने आपको $, टर्म्स में बताया। अब बोलेंगे रुपी, देखिए रुपी के साथ क्या होगा कि बस आपको रुपी जितना भी डिप्रिसिएट कर रहा है ना उतना ऐड कर देना है, तो रुपी टर्म में रफली आपको रिटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। आगे मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जान लेते हैं कि इस साल गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस तरह का रिटर्न गोल्ड जनरेट कर सकता है। तो इसके लिए हमें जो वर्ल्ड के मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ब्रोकरेजेस, उनका रिपोर्ट पढ़ना होगा कि भाई उनका कॉल क्या है गोल्ड को लेकर। तो ये जो भी कॉल देते हैं ना 1 साल का ही देते हैं, तो 2026 का कॉल उनका क्या है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 3 सिनारियोज वो लोग कवर करते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा रहा ना, बुल केस सिनारियो, बेस्ट केस, तो वहाँ पे गोल्ड कहाँ जा सकता है, बेस केस सिनारियो, ठीक है, वहाँ पे कहाँ जा सकता है, मतलब सिचुएशन जो है उसी तरह का बना रहा तब क्या होगा, और वर्स्ट केस अगर यहाँ से और सिचुएशन खराब हो गया तो गोल्ड कहाँ पे जाएगा। तो देखिए बेस्ट केस सिनारियो ऑफकोर्स बहुत सारे ब्रोकरेजेस है ना, तो बेस्ट केस सिनारियो में UBS है, JP मॉर्गन है, वेल्स फार्गो है, उनका कॉल है कि गोल्ड जो कि फिलहाल $4,700 पर ऑन्स है, यहाँ से ये 6,300 से लेके $7,200 पर ऑन्स जा सकता है। तो यहाँ से अपसाइड बहुत ज़्यादा हो सकता है। और बेस केस कि भाई इसी तरह से चलता रहा तो कहाँ जा सकता है, तो वहाँ पे है 5,100 से लेकर $5,400 पर ऑन्स। तो यहाँ पे कॉल किसका है, गोल्डमैन सैक्स का है और वॉल स्ट्रीट एवरेज का है। तो यहाँ से भी अगर आप देखें बेस केस में भी, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न तो यहाँ से भी आ सकता है। और वर्स्ट केस बेयरिश, वहाँ पे बोला जा रहा है कि गोल्ड 3,800 से लेकर $4,300 तक गिर सकता है। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का स्ट्रेस केस है, मैक्वेरी का कॉल है, HSBC का कॉल है। तो इस तरह का कॉल आया, तो यहाँ पे अभी तक जो कॉल है उसको देखकर यही लग रहा है कि भाई ज़्यादातर चांस है कि गोल्ड अच्छा करेगा, लेकिन हाँ कुछ चांस ये भी है कि यहाँ से गोल्ड बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो इस साल का जो टॉप है वहाँ से अगर आप देखें तो गोल्ड में अबाउट 30% का गिरावट आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी गोल्ड टॉप से तो गिरा है ना, इस साल का जो टॉप था उससे तो गिरा है। तो यहाँ से भी अगर बियर केस देखें कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आया, तो यहाँ से भी 20% और गिर सकता है, लेकिन अगर चीज़ें फेवरेबल हुई तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पे रुपी टर्म्स में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई रुपी टर्म्स में कॉल कैसा है। तो आज गोल्ड का अगर रेट देखें ना, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, तो उनका रेट है 10 ग्राम का 1.5 लाख के आसपास, ठीक है, पर 10 ग्राम 24 कैरेट। तो यहाँ पे बुल केस में बोला जा रहा है
कि गोल्ड 1.8 लाख से लेकर 2 लाख पर 10 ग्राम तक जा सकता है, और बियर केस में ये 1.2 लाख से लेकर 1.4 लाख पर 10 ग्राम तक जा सकता है। तो देखिए, जब भी ये रेट आप देखते हैं ना, तो गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी है, तो वो यूएस डॉलर में ही उसका वैल्यू आता है, ठीक है। जब भी क्योंकि हम ज़्यादातर तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, गोल्ड बाहर से सब कुछ आ रहा है, तो बाहर जब भी आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वो यूएस डॉलर में आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, और फिर आप गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन हाँ, जब आप इंडिया में जैसे गोल्ड ला रहे हैं, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले तो डिपेंड ये करेगा कि भाई यूएस डॉलर में गोल्ड का प्राइस क्या है। उसके बाद उसमें आप एडजस्ट करेंगे यूएसडी और आईएनआर का वैल्यू क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी को भी आपको देखना होगा कि किस तरह का इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तब आपको इंडियन वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि रुपी जैसे जैसे डिप्रिसिएट करेगा तो इंडिया में रुपी टर्म्स में गोल्ड का रिटर्न बढ़ता रहेगा। इसीलिए मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड का कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन रुपी आपको पता है लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न हमेशा बढ़कर आता है। बाहर जीरो रिटर्न, फिर भी आपको यहाँ रिटर्न देखने को मिलेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे जैसे रुपी आपका डिप्रिसिएट करता रहेगा, वैसे वैसे आपका जो गोल्ड का रिटर्न है रुपी टर्म्स में बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर अप्रिसिएट किया रुपी तो वहाँ पर रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे। अब जान लेते हैं कि ये जो बुल केस है ना, कि बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ से और आ सकता है, किस केस में आएगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है जब गोल्ड का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आएगा। अच्छी तरह से समझे, क्योंकि अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। नंबर 1 रीज़न क्या हो सकता है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें ना, तो यूएस को लेकर ज़्यादातर कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है कि पता नहीं यूएस आने वाले समय में क्या करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो जो यूएस डॉलर पे उनका डिपेंडेंस है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोले कि यूएस में जो ट्रेजरीज है ना, यूएस जीसेक, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ का वहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वहाँ से अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। तो जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सभी लोग ये कर रहे हैं फिलहाल कि भाई डॉलर पे जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए, और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, डॉलर की जगह गोल्ड के लिए जा रहे हैं ताकि सेफ्टी मिल सके। यूएस, आपको पता है रसिया के साथ क्या हुआ था ना, रसिया का जो एसेट था बाहर ना, यूएस में था या फिर यूरोप में था, उन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया एक तरह से कि भाई नहीं देंगे, ठीक है। तो रसिया तो प्रॉब्लम में आ गया। इसीलिए दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको भी इस बात का डर है, यू नेवर नो ना भाई, ज़्यादा पैसा आप बाहर रखोगे तो रिस्क है, उनके ट्रेजरीज में बोलेंगे नहीं देंगे हम पैसा, क्या कर लोगे, प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। इन रीजंस के कारण बहुत सारे कंट्रीज जो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है उससे बाहर निकल रहे हैं और गोल्ड को अपना रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि सेंट्रल बैंक जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो 800 टन एनुअली हो रहा है, और आने वाले सालों में भी ऐसा हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि रीसेंट टाइम्स में गोल्ड का रिटर्न इतना बढ़कर आया है। दूसरा रीज़न है फेडरल रिजर्व का मॉनेटरी ईजिंग। जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करता है तो उसके कारण आप देखेंगे कि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो ऊपर जाएंगे। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है गोल्ड के प्राइस के ऊपर या नीचे जाने का, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट होगा तो फेवरेबल होता है। तो यूएस का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल रहा है तो गोल्ड का जो अपील है वो कम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो नेचुरली बोले अरे बहुत कम इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अगर रेट कट वहाँ पे ज़्यादा होता है तो गोल्ड का रिटर्न और बढ़ेगा, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण गोल्ड का रिटर्न बढ़कर आया है, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से एक्सपेक्ट करके रख रहा था कि भाई यूएस में रेट कट होने वाला है और बहुत ज़्यादा रेट कट होने वाला है। अब बात कुछ चेंज हो गया जिसे मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा रीज़न है। अगर रेट कट होता है तो गोल्ड और ऊपर जाएगा। इसके बाद जियोपॉलिटिक्स, ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम होता है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। जियोपॉलिटिकल जैसे अभी मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये ज़्यादा एस्केलेट कर जा रहा है
है, तो वहाँ पे गोल्ड में को एक तरह से हेल्प मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद होता है कि भाई ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट, आजकल ईटीएफ में बहुत इन्वेस्ट हो रहा है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी गोल्ड में ईटीएफ के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और बढ़ता है तो उसके कारण भी गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप इंडिया में हैं, इंडियन रुपी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे वीक रुपी डॉलर के मुकाबले जितना ज़्यादा वीक होगा, आपका रिटर्न गोल्ड का उतना ज़्यादा बढ़कर आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखें। अब है कि भाई ठीक है, ये सब हो गया कि भाई जब इन रीजंस के कारण गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर कुछ उल्टा हो गया तो किन केसेस में गोल्ड नीचे आ सकता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, बियर केस में क्या हो सकता है कि एक तो भाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा कि यूएस में जैसे हम क्या मानकर चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगा तो गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम आ गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क आ गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कट आप भूल जाइए, या तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट हाइक होने लगेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो बिल्कुल गोल्ड में प्रॉब्लम आएगा। इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाने लगा ना तो गोल्ड के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, और वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो गिर सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। उसी तरह से यूएस डॉलर्स अगर स्ट्रांग होता है वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। देखिए, मैंने पहले ही बताया ना कि जो गोल्ड है वो इंटरनेशनल करेंसी है, उसका जो प्राइसिंग होता है वो यूएस डॉलर में होता है। तो अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो आप किसी दूसरी करेंसी से यूएस डॉलर में खरीदने जाएंगे गोल्ड को ना, तो ऑफकोर्स आपके लिए वो महंगा हो जाएगा। जैसे आप रुपये लेकर जा रहे हैं खरीदने के लिए और यूएस डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है, तो आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा खरीदने के लिए। तो जैसे जैसे यूएस डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा ना, तो दूसरे करेंसीज के लिए वो थोड़ा महंगा होता जाएगा और ज़्यादा गोल्ड, तो वहाँ पर डिमांड कम होगा गोल्ड का। तो ये भी ध्यान में रखिए, जैसे जैसे यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो वहाँ भी प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा गोल्ड के प्राइसेस पे। अभी यही दो बड़े रीज़न है जिसके कारण आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल इशू तो चल रहा है, फिर भी गोल्ड का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। एक तो है कि भाई यूएस में इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बहुत कम हो गए या फिर ज़ीरो हो गए हैं, वहाँ तो डर लग रहा है कि बढ़ ना जाए। दूसरा यूएस डॉलर भी, जो कि बहुत नीचे ना 96 के आसपास चलता था, मैं तो हमेशा आप लोग को अपडेट करता हूँ, वो 100 से भी ऊपर जा चुका है या फिर 100 के रेंज में आ गया है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो डॉलर जब भी ऊपर जाएगा तो गोल्ड के लिए वो निगेटिव होता है। इसके बाद जियोपॉलिटिक्स, अभी जैसे मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे यूएस बोल रहा है कि 2-3 वीक्स में हम इस चीज़ को सेटल कर देंगे, उसके बाद लड़ाई को कंटिन्यू नहीं रखेंगे। अगर जो बोला जा रहा है सही में वैसा अगर किया गया तो अगेन वो भी नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। मान लीजिए मिडिल ईस्ट का पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, या फिर रसिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम इतने समय से चल रहा है वो अगर रिजॉल्व हो गया तो वो भी गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा रहेगा तो नेचुरली वो भी बाय नहीं करेंगे ना, वो भी तो रेट देखेंगे भाई, वैल्यूएशंस, कि गोल्ड का रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो भी नहीं खरीदेंगे ना, वो भी अपना बंद कर देंगे, और जब बहुत गिर जाएगा तो फिर से वो गोल्ड बाइंग स्टार्ट करेंगे। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गोल्ड का प्राइस जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा तो सेंट्रल बैंक्स वहाँ पे बंद कर देंगे या फिर खरीदारी कम कर देंगे। हाँ, जब गिरेगा तो फिर से वो वापस आएंगे, और गोल्ड का बहुत ज़्यादा रिटर्न भी आ चुका था तो प्रॉफिट बुकिंग भी बनता था ना, इस कारण भी गोल्ड में प्रेशर बना है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये है ना, जो गोल्ड गिर रहा है इधर ना, थोड़ा प्रेशर आप देख रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ कंट्रीज़ ना गोल्ड बेच भी रहे हैं। खरीदारी तो ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने गोल्ड को बेचना भी शुरू कर दिया है। इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चल क्या रहा है, कौन से कंट्रीज़ बेच रहे हैं, कौन से कंट्रीज़ खरीद रहे हैं, जिससे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये जान लेते हैं कि भाई गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही होगा या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब होता है ना कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट, 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हो गया 5 साल 10 साल, उस तरह का इन्वेस्टमेंट ना। डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, तो जान लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है ना, डाइवर्सिफिकेशन के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल इस तरह का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हमेशा ध्यान में रखें कि गोल्ड को क्या बोला जाता है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि इसका वैल्यू गिरता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, या तो उसी तरह का रहेगा या थोड़ा बहुत डाउन होगा, मोस्टली धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, तो गोल्ड को ऐसा नहीं माना जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा लॉन्ग टर्म में। फिलहाल ऑफकोर्स ऐसा लग रहा है कि रिटर्न बहुत आया, अभी तो आया भी है ना, लेकिन मोस्टली यही गोल्ड के लिए बोला जाता है। जो ट्रेडिशनल व्यू देखेंगे ना
कि भाई गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आइडियली हमें यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वैल्यू को बचा कर रखता है, ठीक है। तो वैल्यू को बचा कर रख रहा है तो नेचुरली सेंट्रल बैंक्स इसको खरीदना चाहेंगे ना, कि वर्ल्ड में अगर कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे, ठीक है, या फिर यूएस डॉलर में किसी तरह का प्रॉब्लम आने लगा, तो आप गोल्ड में पैसा रखें तो गोल्ड को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका करेंसी, जो कंट्री का करेंसी है, बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट कर रहा है या फिर करने वाला है, वहाँ भी आप ज़्यादा गोल्ड रखना चाहेंगे, सेंट्रल बैंक ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि भाई करेंसी बहुत गिर रहा है, तो क्योंकि गोल्ड तो ऐसा गिरेगा नहीं, तो एक हेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं। लेकिन मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहता है ना, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करें, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट सिनारियो यूएस में, ठीक है, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। इनफैक्ट अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने ना लगे, जो कि गोल्ड के लिए बहुत नेगेटिव होगा। उसी तरह से यूएस डॉलर आप देख रहे हैं इधर अप्रिसिएट कर रहा है, ये दोनों ही गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में एटलीस्ट गोल्ड पे प्रेशर बना रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस यही है कि गोल्ड पे नियर टर्म में प्रेशर बना रहेगा। एक तो इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम है कि यूएस में बढ़ ना जाए, ठीक है, दूसरा है डॉलर का एप्रिसिएशन, जियोपॉलिटिक्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कहीं रुक ना जाए, ठीक है, और एक है लिक्विडिटी क्रंच। कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर बायर्स देखें ना कि गोल्ड को सबसे ज़्यादा बाय कौन करता है, तो ज़्यादातर इमर्जिंग कंट्रीज़ में ये बाइंग हो रहा है, क्योंकि उनको भाई यूएस डॉलर्स पे जो इंडिपेंडेंस है उसको कम करना है। और सेलर कौन कौन है, तो जिन इकोनॉमीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिनको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, वो लोग बेच रहे हैं। तो टॉप बायर अगर देखें ना, पोलैंड बहुत ज़्यादा खरीदारी, कजाकिस्तान पोलैंड के बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा खरीदारी, ठीक है, पिछले कुछ समय से। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, टर्की बहुत ज़्यादा खरीदारी, और उसके बाद उज्बेकिस्तान, चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ये लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो अच्छा खासा खरीद रहे हैं। मोस्टली इमर्जिंग मार्केट वाले ही ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब मेजर सेलर्स बेच कौन रहा है, तो देखिए रसिया 25 साल में पहली बार बेचा। रीज़न क्या है, वॉर फंडिंग, यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है ना, तो उसके फंडिंग के लिए बेचा है, और साथ ही बजट डिफिसिट उनका बहुत बढ़ गया है, तो इस कारण बेचा है। और टर्की भी बेच रहा है, ऑफकोर्स वो खरीदा भी काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा बहुत वो बेच भी रहा है। बोला जा रहा है कि एक वीक में अबाउट 50 टन के आसपास गोल्ड बेचा गया। क्यों? क्योंकि टर्की का जो करेंसी है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ़िलहाल, वहाँ पे करेंसी का क्राइसिस चल रहा है, तो अपने करेंसी लीरा को स्टेबलाइज करने के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो ये भी रीज़न है। इंडिया को अगर देखें तो इंडिया तो भाई खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? तो है यूएस डॉलर पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है, और ग्लोबल कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया उसके अगेंस्ट एक हेज की तरह काम करता है गोल्ड, जो कि बहुत अच्छा है, और लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ को प्रिजर्व भी करता है। इंडिया बेच नहीं रहा है। क्यों नहीं बेच रहा है? क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ना, 700 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास अच्छा खासा बड़ा है, तो और इकोनॉमी भी देखें रिलेटिवली दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले तो काफ़ी स्टेबल है। अभी जो भी डिटेल्स हमने चेक किया उससे क्या पता चलता है, देखिए अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टर है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना चाहता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। थोड़ा बहुत एलोकेशन गोल्ड में कभी भी रखा जाता है, कितना लिया जा सकता है आगे मैं बताऊंगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ 2026 देखा जाए तो ये वोलाटाइल बना रहेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान कर चलना है, और कोई वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है ना, कुछ महीनों के लिए, तो वहाँ पे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो भी रीजंस मैंने बताया, आई होप आप उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो अगेन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट ना, जैसे इक्विटी में मैं बोलता हूँ ना, धीरे धीरे, जैसे एसआईपी या फिर स्टैगर्ड, पैसे को ब्रेक डाउन करके एक साथ बहुत बड़ा पैसा नहीं डाल दें, क्योंकि यहाँ से अभी और भी प्रॉब्लम आ सकता है। धीरे धीरे आराम से, जब जब गोल्ड और ज़्यादा गिरे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। कितना पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, तो देखिए गोल्ड में आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। ज़्यादातर लोग वेरी हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इक्विटी में भी ये होता है, गोल्ड या सिल्वर में भी यही फिलहाल देखने को मिल रहा है। देखिए जब भी कोई भी एसेट क्लास बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है ना नियर पास्ट में,
तो ऑफकोर्स एक्सपोजर रखने के लिए नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर रखें। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने का मतलब नहीं बनता है। तो गोल्ड में देखिए, अगर कोई 5 to 10% के आसपास का एक्सपोजर लेना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, रखा जा सकता है। अगेन कोई खरीद रहा है तो जब जब गिरे ना, थोड़ा थोड़ा करके, जल्दबाजी आइडियली हमें नहीं करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, इस लालच के साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का फिलहाल समय सही नहीं है। नाउ जान लेते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर किसी को करना है तो कैसे करें। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर 1 ऑप्शन होगा गोल्ड ETF। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है और आपको INAV के कॉन्सेप्ट की जानकारी है, हमारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। ETF टाइप करेंगे सर्च पे, INAV का कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, गोल्ड ETF के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तब फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड को देखा जा सकता है। और अगर कोई इन सारे चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहता है, फिजिकल गोल्ड के लिए जाना चाहता है, तो एज अ लास्ट ऑप्शन उसे भी देखा जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गोल्ड से रिलेटेड अगर अभी भी कोई क्वेरी है, प्रश्न है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उस प्रश्न का जवाब देने का। थैंक्स लॉट एवरीवन।